क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर पहला चैप्टर चल रहा है जीव में जनन, और उससे चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं उनके बारे में। इससे पहले हमने जनन क्या होता है और जनन के दो प्रकार अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा अलैंगिक जनन की विधियां, मतलब अलैंगिक जनन होता क्या है ये हमने पहले पढ़ लिया है। अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं कि वह जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों में से कोई एक जीव जनन की क्रिया में भाग लेता है तो उसको क्या बोला जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। मतलब युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है, वह जनन जिसके अंदर युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है उसको क्या बोला जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन की कुछ विधियां, मतलब अलैंगिक जनन है वो कितने प्रकार से हो सकता है, तो किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है ये हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारी विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जैसे विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, ठीक है, कायिक जनन। सबसे पहली विधि है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उस विधि का नाम है विखंडन। पहली विधि कौन सी है अलैंगिक जनन की, विखंडन। मतलब क्या होता है, देखो विखंडन का अर्थ होता है टूटना। नॉर्मल भाषा में कहे कि जैसे कोई भाग होता है वो टूट के दो भागों में बंट जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विखंडन, विखंडित होना। तो विखंडन किसको कहते हैं, यदि कोई जीव दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, यदि कोई जीव है उसका शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से एक नया जीव बन जाता है तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है, विखंडन कहा जाता है। ठीक है, विखंडन किसको बोलेंगे, अलैंगिक जनन की विखंडन विधि है किसको बोलेंगे कि यदि जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में बंट जाता है और प्रत्येक भाग से एक नया जीव तैयार हो जाता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। ठीक है, अब विखंडन है, विखंडन दो प्रकार का होता है, एक तो कौन सा होता है, द्विविखंडन होता है। कौन सा होता है, द्विविखंडन, ठीक है, और दूसरा होता है बहुविखंडन। बहुविखंडन, देखो विखंडन के दो भाग हैं। द्विविखंडन किसको बोलेंगे, यदि जीव का शरीर दो भागों में टूट जाता है, जैसे उदाहरण होता है अमीबा। ठीक है, यदि जीव का शरीर दो भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक भाग से एक नया जीव बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, द्विविखंडन कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है, द्विविखंडन। जैसे मान लो कि ये अमीबा है, ठीक है, ये किसकी संरचना है, अमीबा की संरचना है। अब यदि इस अमीबा के अंदर जनन की क्रिया होगी तो किस प्रकार से होगी, अब ये अमीबा होगा तो इसकी संरचना है, जैसे आपको पता है कि अमीबा किस प्रकार का जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। तो अब इसके अंदर जो केंद्रक था, ये केंद्रक क्या करेगा, वृद्धि करेगा, मतलब लंबा होगा, धीरे धीरे क्या होगा, लंबा होगा। ये केंद्रक लंबा होगा तो आगे चलकर ये अमीबा इस प्रकार की संरचना बनाएगा। किस प्रकार की संरचना बनाएगा, इस प्रकार की। मतलब ये केंद्रक था वो कितने भागों में बढ़ जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा, और दो भागों में बढ़ जाएगा तो इससे देखो दो अमीबा बन जाएंगे, एक तो ये अमीबा बन गया, ठीक है, और दूसरा ये अमीबा बन गया। क्या बन गया, ये अमीबा, मतलब एक ये अमीबा और एक ये अमीबा। तो ये क्या हो गया, द्विविखंडन। क्या हो गया, द्विविखंडन। मतलब कोई जीव है उसका शरीर यदि दो भागों में बंट जाता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विविखंडन। जैसे अमीबा भी उदाहरण ले सकते हैं, इसके अंदर पैरामीशियम है वो भी उदाहरण ले सकते हैं, युगलिना है ये भी उदाहरण ले सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अलैंगिक जनन की सबसे पहली विधि कौन सी है, विखंडन। विखंडन किसको बोलते हैं, यदि किसी जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है, विखंडन। विखंडन है वो दो प्रकार से होता है। पहला तो कौन सा है, द्विविखंडन, मतलब किसी जीव का शरीर यदि दो भागों में बंट जाता है और प्रत्येक भाग से एक नया जीव बनता है तो उस क्रिया को तो हम क्या बोलेंगे, द्विविखंडन। जैसे उदाहरण हम लिख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ठीक है। इसी प्रकार बहुविखंडन, तो बहुविखंडन का उदाहरण होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम उदाहरण क्या है, प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन का उदाहरण क्या है, प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्ट्स दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं। प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि इसका शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूटता है। बहुविखंडन क्या होता है,
यदि किसी जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है? बहुविखंडन। देखो, विखंडन, टूटना दो प्रकार का होता है। द्विविखंडन, यदि किसी जीव का शरीर दो भागों में बंट जाता है और प्रत्येक भाग से नया जीव बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? द्विविखंडन बोलते हैं। उसके बाद में बहुविखंडन, प्लाज्मोडियम उदाहरण है। यदि किसी जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में बंट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। तो इसका देखो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगली विधि हम स्टार्ट करते हैं, मुकुलन। अगली विधि कौन सी स्टार्ट करते हैं? मुकुलन। देखो, मुकुलन होता क्या है, किसको बोलते हैं? मुकुलन क्या होता है? एक होता है मुकुल। मुकुल क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई ये पादप है, इसमें एक छोटी सी वर्दी संरचना निकलती है ना, ये संरचना क्या कहलाती है? मुकुल कहलाती है। क्या कहलाती है? मुकुल कहलाती है। मतलब कोई भी अगर छोटी सी अतिवर्ती उत्पन्न होती है तो उसको क्या बोला जाता है? मुकुल कहा जाता है। कोई किसी भी जीव के अंदर कोई छोटी सी संरचना विकसित होती है तो उस संरचना को क्या बोला जाता है? मुकुल कहा जाता है। तो और मुकुल, यदि किसी जीव में या किसी पादप में मुकुल निकलता है और उससे कोई संरचना या एक नया जीव या पादप बनता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? मुकुलन कहते हैं। अब मुकुलन की क्रिया है वो कितने प्रकार से हो सकती है? मुकुलन की क्रिया है वो देखो 3 प्रकार से हो सकती है। मुकुलन की क्रिया है वो कितने प्रकार से हो सकती है? 3 प्रकार से हो सकती है। इसके अंदर देखो, सबसे पहला है टोरुलेशन। सबसे पहला है टोरुलेशन। देखो, टोरुलेशन टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, टोरुलेशन। दूसरा कौन सा होता है? बाह्य मुकुलन। और तीसरा होता है आंतरिक मुकुलन। ठीक है, मुकुलन है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। टोरुलेशन पहला, दूसरा बाह्य मुकुलन और तीसरा कौन सा होता है? आंतरिक मुकुलन। सबसे इंपॉर्टेंट है टोरुलेशन, जो किस में होता है? राइजोपस में होता है। किसके अंदर होता है? राइजोपस के अंदर होता है। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। टोरुलेशन में देखो एक नाम आएगा जिसको हम बोलेंगे टोरुला अवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोरुला अवस्था बोलेंगे। तो इस अवस्था के बारे में भी आपको याद रखना है कि टोरुला अवस्था है वो क्या होती है। ठीक है, अब देखो टोरुलेशन की हम बात करते हैं। टोरुलेशन किसको बोलते हैं? टोरुलेशन राइजोपस के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई जीव होता है उसमें एक छोटी सी अतिवर्ती उत्पन्न होती है। ठीक है, किसी भी जीव में या पादप में कोई अतिवर्ती उत्पन्न होती है जिसको क्या बोलते हैं? हम मुकुल बोलते हैं। ये मुकुल प्रारंभ में तो क्या होती है? जनक के साथ में जुड़ी हुई रहती है, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे वृद्धि करके क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। और बड़ी होने के बाद में ये जनक है इससे क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? अलग। तो इस अवस्था को क्या बोला जाता है? टोरुलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोरुलेशन। और ये एक अवस्था को टोरुला अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोरुला। मतलब जो ये प्रक्रिया संपन्न होती है उसको तो बोला जाता है टोरुलेशन। टोरुलेशन हम किसको बोलेंगे? कि कोई भी जीव है या पादप है उसमें एक अलग प्रकार की अतिवृद्धि उत्पन्न होगी जो धीरे धीरे वृद्धि करेगी। ठीक है, और जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी तब जनक से अलग हो जाएगी। जनक से अलग हो जाएगी और अपना एक नया रूप में या एक नए पादप का या नए जीव का निर्माण कर लेगी। तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे? टोरुलेशन कहेंगे। और इस अवस्था को क्या बोलेंगे? टोरुला अवस्था कहेंगे। यह प्रक्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? राइजोपस है उसके अंदर संपन्न होती है। दूसरा है बाह्य मुकुलन। बाह्य मुकुलन है वो किस में होता है? हाइड्रा में संपन्न होता है। याद रखना, बाह्य मुकुलन है उसकी क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? हाइड्रा के अंदर संपन्न होती है। बाह्य मुकुलन है उसकी क्रिया किसमें संपन्न होती है? हाइड्रा में। कैसे संपन्न होती है? देखो ये चित्र है, आप बना लेना। देखो एक चीज इसमें देखना, सबसे पहले अलैंगिक जनन की विधियां हैं। अलैंगिक जनन की विधियां में सबसे पहले विखंडन के बारे में परिभाषा लिखनी है अपने को। कैसे लिखनी है आगे का बाद में बताता हूं, पहले ये बोर्ड कंप्लीट साफ कर लेते हैं। विखंडन किसको बोलेंगे हम? कि कोई भी जीव है उसका शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसको विखंडन बोलते हैं। पहला द्विविखंडन है, तो द्विविखंडन हम किसको बोलेंगे? यदि 2 भागों में टूटता है तो द्विविखंडन, 2 से अधिक भागों में टूटता है तो बहुविखंडन। और उसके उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, और बहुविखंडन है उसके उदाहरण प्लाज्मोडियम। और ये अमीबा में जनन का चित्र है। तो ये भी समझना कि अमीबा में जनन है वो किस प्रकार से होता है। अब अपने बात आई है
बाह्य मुकुलन की। बाह्य मुकुलन किसमें होता है? हाइड्रा में। अब हाइड्रा होता है, उसकी देखो संरचना किस प्रकार की होती है, आपको बता देता हूं कि जैसे ये हाइड्रा की संरचना होती है इस प्रकार से, ये आप देख सकते हो इस प्रकार से। अब ये हाइड्रा यहाँ पे इस एक छोटी सी अतिवर्ती उत्पन्न होती है जिसको क्या बोला जाता है? मुकुल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुकुल बोला जाता है। अब ये मुकुल क्या करेगा? धीरे धीरे वृद्धि करेगा। अब ये वृद्धि करके पूरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे चल के ये पूरा बड़ा हाइड्रा बना लेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से ये संरचना बना लेगा। ये तो है ही, ये अलग से बन गया। अब क्या होगा? ये यहां से टूट के अलग हो जाएगा, अलग होके एक नया जीव बना लेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? बाह्य मुकुलन। उस क्रिया को क्या बोलेंगे? बाह्य मुकुलन। अब है आंतरिक मुकुलन, स्पॉन्जिला। आंतरिक मुकुलन किसके अंदर होता है? स्पॉन्जिला में। किसके अंदर संपन्न होता है? स्पॉन्जिला। इसमें क्या होता है? यदि मुकुलन, जो मुकुल संरचना विकसित होती है वो जीव के शरीर के अंदर विकसित होती है। किसके? अभी तक जैसे हमने ये दोनों पढ़ा, ये शरीर से बाहर हो रही थी, लेकिन अब जो संरचना विकसित होती है वो कहाँ पे होती है? जीव के शरीर के अंदर होती है। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? आंतरिक मुकुलन कहा जाता है। किसके अंदर संपन्न होता है? स्पंजोला में। तो ये आप नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद में आगे का हम बात करते हैं। समझ में आ गया होगा? चलो आगे का टॉपिक, अगली विधि की हम बात करते हैं। अगली विधि की बात करेंगे हम कि किस प्रकार से होगी। तो अपने कौन सी चल रही है? अलैंगिक जनन की विधियां। टॉपिक क्या है? अलैंगिक जनन की विधियां। सबसे पहली विधि हमने कौन सी पढ़ी? विखंडन पढ़ ली। विखंडन है, उसकी दो विधियां हैं। पहली तो कौन सी है? बहुविखंडन हमने पढ़ लिया। उसके बाद में द्विविखंडन पढ़ा हमने। पहला कौन सा पढ़ा था? द्विविखंडन पढ़ लिया। दूसरा हमने पढ़ा बहुविखंडन। इनके उदाहरण अलग से मैंने लिखा दिए। दूसरी विधि थी अपनी मुकुलन। मुकुलन के अंदर तीन विधियां हमने पढ़ ली, ठीक है। पहली विधि थी, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? टोरुलेशन। टोरुलेशन पढ़ा हमने, ठीक है। दूसरी विधि थी, वो था हमारा बाह्य मुकुलन। और तीसरा था, वो कौन सा था? अंतः मुकुलन। अब जो अपनी तीसरी विधि है वो कौन सी है? बीजाणु जनन, ठीक है। तीसरी विधि कौन सी है? बीजाणु जनन। यदि इसको मैं शॉर्ट में बताऊं कि विखंडन यदि दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, द्विविखंडन केवल दो भागों में टूटता है, बहुविखंडन दो से अधिक भागों में टूटता है, मुकुलन एक संरचना विकसित होती है जो आगे चलकर या वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करती है। टोरुलेशन क्या होता है? मतलब एक बाह्य संरचना विकसित होती है जो एक नई पादप का निर्माण करती है। बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन। बाह्य मुकुलन शरीर से बाहर विकसित होता है और आंतरिक मुकुलन क्या होता है? शरीर के अंदर विकसित होता है। अब देखो बीजाणु जनन। बीजाणु जनन की क्रिया है किसके अंदर संपन्न होती है? तो क्लाइडोमोनास उदाहरण, क्लाइडोमोनास। इसके अंदर देखो, अगर किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं तो वो आपको अलग से मैं बता दिया जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। बीजाणु जनन किसको बोलते हैं? कि जैसे हम देखते हैं कि कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज बनते हैं और वो गिर जाते हैं अपने आप प्राकृतिक रूप से, वहां पे नए पौधे विकसित हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बीजाणु। मतलब बीजों के द्वारा। कैसे? जैसे मान लो एक तो होता है चल बीजाणु, एक तो क्या होता है? चल बीजाणु। एक क्या होता है? अचल बीजाणु। अचल बीजाणु। चल बीजाणु किसको बोलते हैं? वह बीजाणु जो गति करता है उसको तो क्या बोला जाता है? चल बीजाणु। वह बीजाणु जो गति नहीं करता है उसको क्या बोला जाता है? अचल बीजाणु। किस प्रकार से? जैसे कई बीजाणु होते हैं तो जो गति नहीं करते हैं, तो वो गति कैसे नहीं करते हैं? उनमें गति किसके द्वारा होती है? किसी माध्यम के द्वारा। जैसे कोई जानवर है तो उस जानवर के ऊपर गिर जाते हैं, दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई पक्षी है तो उसके द्वारा पहुंच जाते हैं, ठीक है। या किसी उर्वरक के द्वारा पहुंच जाते हैं। और चल बीजाणु जो खुद गति करते हैं, जैसे मान लो जलीय माध्यम के अंदर है तो गति करते हैं। तो बीजाणु जनन की विधि किसके अंदर होती है?
क्लाइडोमोनास के अंदर बीजाणु जनन की विधि होती है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स है, उसके अंदर बीजाणु जनन की विधि होती है। तो ये उदाहरण अपने को याद रखना है, यूलोथ्रिक्स। अब अगली विधि है चौथी, जिसका नाम है कायिक जनन। ये एक बड़ी विधि है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अलैंगिक जनन की सबसे बड़ी विधि है, उसका नाम क्या है, कायिक जनन। इसको हम अलग से पढ़ेंगे। इससे पहले देखो, अलैंगिक जनन की ये 3 विधियां हैं, अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। किस प्रकार से, एक बार इनको दोबारा देखना कि पहली विधि कौन सी है, विखंडन विधि है, दूसरी विधि है मुकुलन, और तीसरी विधि कौन सी है, बीजाणु जनन विधि है। तीनों विधियां किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से इनका वर्णन लिखना है और किस प्रकार से आप लोगों को नोट्स बनाना है, ये भी आप लोग साथ में देख लेना। कि जैसे अपने को हेडिंग ये लगा दिया कि अलैंगिक जनन की विधियां, जिसके अंदर सबसे पहले विखंडन विधि लिख दी, विखंडन विधि है उसकी परिभाषा लिख दी। उसके बाद में विखंडन विधि है वो 2 प्रकार से होती है, पहले लिख दिया द्विविखंडन, दूसरी हो गई बहुविखंडन। द्विविखंडन की परिभाषा हो गई, इसका उदाहरण हो गया, बहुविखंडन है उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण हो गया। इसी प्रकार मुकुलन, मुकुलन में टोरुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, और इसके अंदर जो अवस्था बनती है उसको क्या बोला जाता है, टोरुला अवस्था बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टोरुला अवस्था। दूसरा एक देखो, क्लाइडोमोनास या यूलोथ्रिक्स है, उसमें किस प्रकार का जनन होता है, तो बीजाणु जनन। ये भी अपने को याद रखना है कि इनके अंदर किस प्रकार का जनन होता है, तो बीजाणु जनन होता है, ये भी याद रखना है। दूसरी बात, कायिक जनन, ये एक बड़ी विधि है। कैसे है, क्योंकि कायिक जनन में सबसे पहले हम तना द्वारा कायिक जनन पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे पर्ण द्वारा कायिक जनन पढ़ेंगे, तीसरा हम पढ़ेंगे जड़ों द्वारा कायिक जनन पढ़ेंगे। तो ये एक थोड़ा बड़ा और अलग सा टॉपिक है, जिसको हम अलग एक वीडियो के अंदर, अलग क्लास के अंदर ये पूरा अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा। आज अपने देखो अलैंगिक जनन की ये 3 विधियां थी मुख्य रूप से, विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन। इसके अंदर खंडन एक विधि और अलग माना जाता है, ये भी अगर मान लो पूछा जाता है, खंडन विधि, ठीक है। अगर मान लो इसका भी एग्जाम के अंदर आ जाता है कि खंडन है वो क्या होता है, तो खंडन का अगर उदाहरण पूछा जाता है तो आप इसका उदाहरण रिक्शिया लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, रिक्शिया। बल्कि ये पूछा नहीं जाता है, बहुत कम चांस रहता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आए, लेकिन अगर मान लो पूछ लिया जाता है तो आप इसका उदाहरण क्या लिख सकते हो, रिक्शिया लिख सकते हो। तो देखो, विखंडन इनके उदाहरण और ये उदाहरण, बीजाणु जनन और खंडन विधि, इन सब के उदाहरण है वो अच्छी तरह से याद कर लेना। इनमें एग्जाम के अंदर केवल और केवल उदाहरण है वही पूछा जाता है। कैसे, जैसे मान लो कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, ठीक है, तो अमीबा में विखंडन होता है, तो विखंडन में भी कौन सा होता है, द्विविखंडन होता है। युगलिना में किस प्रकार का होता है, राइजोपस है उसके अंदर किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है, एक बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक इस चैप्टर का, तो उसके बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।